नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। धन दौलत में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। पिछले 2 साल से निवेशकों के लिए यह सेक्टर एक बुरा ख्वाब साबित हुआ है। एंड यूजर्स भी कीमतों में कमी के इंतजार में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से किनारा कर चुके हैं। तमाम सर्वे और रिपोर्ट्स लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ओवर सप्लाई से परेशान रियल एस्टेट के हालात जल्द सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कैसे निवेश रणनीति बनानी चाहिए और क्या एंड यूजर्स को घर खरीदने के लिए अभी और इंतजार करना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर देखते हैं यह खास रिपोर्ट। घर का ख्वाब। सबसे सुनहरा सपना और एकदम खास एहसास। सुकून, शांति और राहत महसूस कराता है एक अदद घर। सबको घर की जरूरत है और सबको आशियाने की तलाश है। इसके पूरा होने के बाद तो जैसे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल हो जाता है। मौजूदा दौर में घर एक निवेश भी बन गया है और एक बार घर खरीदने के बाद तो बहुत से लोग निवेश के लिए प्रॉपर्टी पर ही भरोसा करते हैं। मौजूदा दौर में जब प्रॉपर्टी के दाम 2 साल से ठहरे हुए हैं, कई इलाकों में गिरावट के असर से भी प्रॉपर्टी बच नहीं पाई है, तब कैसे इसमें निवेश किया जाए और क्या ये निवेश का सही वक्त है भी या नहीं। घरों की कीमतें डिमांड सप्लाई से तय होती हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 7 लाख घरों को खरीदारों की तलाश है और इतने बड़े स्टॉक को खत्म होते होते 5 साल लग जाएंगे। जाहिर है डिमांड सप्लाई के इस मुकाबले में सप्लाई भारी पड़ती नजर आ रही है, जिसका साफ मतलब है कि कीमतों पर आने वाले कुछ और वक्त तक दबाव बना रहेगा। ये जरूरी देखना है तो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जरूरी है आज की डेट में, कि बिल्डर ने कितना पोजीशन दिया हुआ है और वो जो बिल्डर से फ्लैट खरीद रहा है तो किस प्रोजेक्ट पे फ्लैट खरीद रहा है, उसका क्या स्टेटस है। बिना इसके देखे आज की डेट में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। बिल्डर्स को अपने अथॉरिटीज़ के पे आउट्स भी करने हैं, जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है प्रोजेक्ट्स में उसका उनको रिटर्न भी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक आज जो प्राइसेस मिल रहे हैं वो रॉक बॉटम प्राइसेस हैं, एटलीस्ट एनसीआर एरिया में, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो गुड़गांव हो, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो उसका पोर्टफोलियो है उसको एक ही जगह ना लगा के वो अलग अलग सेगमेंट्स में लगाए, जैसे कि रिटेल में, कमर्शियल में और अपना रेजिडेंशियल में, हर जगह इन्वेस्ट करें। और अगर वो अपनी पूंजी को तोड़ के लगाएगा तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट मिलना चाहिए हर हालत में। जेएलएल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम 3.7% की दर से बढ़े हैं। चेन्नई में प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी 1.5% हुई है। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों में इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन हालातों में बहुत जल्द किसी तरह के बदलाव का अनुमान नहीं है। ऐसे में अगर आप 2016 में प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। तमाम सरकारी गैर सरकारी योजनाओं का असर 2 साल बाद यानी 2017 तक जरूर रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा पहुंचा सकता है और तब मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने वाले फायदा उठा सकते हैं। यानी शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए इस बाजार में आने वालों के लिए यहाँ किसी तरह का मौका नहीं है। हालांकि कमर्शियल मार्केट जरूर सुधार के संकेत दिखा चुका है और नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 6 बड़े शहरों में कमर्शियल रियल एस्टेट के सौदे 4 करोड़ वर्ग फीट के आंकड़े को छू सकते हैं। यानी 2014 के मुकाबले कमर्शियल रियल एस्टेट में ज्यादा बिक्री देखने को मिलेगी। इस तरह के हालात में सबसे ज्यादा मार नए लॉन्च पर पड़ी है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक जनवरी जून 2015 में एनसीआर में महज 11,360 फ्लैट्स ही लॉन्च हुए, यानी 2014 के मुकाबले 68% कम फ्लैट्स की सप्लाई मार्केट में आई है। इसमें भी हरियाणा की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का हिस्सा 43% रहा है, यानी डेवलपर्स सस्ते घर बनाने और बेचने को मजबूर हैं। बिक्री का हाल भी कुछ इसी तर्ज पर घटता जा रहा है और प्रॉप टाइगर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून 2015 में फ्लैट्स की बिक्री में 18% कमी हुई है। अनुमानों के मुताबिक दूसरी तिमाही से हालात सुधरने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में यह घर खरीदने का अच्छा मौका तो है, लेकिन अभी भी डिस्काउंट्स की भरपूर गुंजाइश इस मार्केट में है और आपकी सौदेबाजी करने की क्षमता पर यह निर्भर करेगा कि आप घर की कीमतों में
कितनी रियायत हासिल कर सकते हैं। आदित्य केराना, दिल्ली, आज तक। रियल एस्टेट के हालात पर विस्तार से चर्चा के लिए अब हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं कुशमन & वेकफील्ड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय दत्त। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आने के लिए। धन दौलत पर यह बताइए कि 2016 में क्या रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ तो चमक आएगी कि इसके हालात जो खस्ता हैं वो खस्ता ही रहेंगे? मेरे हिसाब से तो इस सेक्टर में चमक आनी शुरू हो गई है, सिर्फ नज़रिया दूसरा है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी उछाल आया है। इस साल हमने देखा है कि 36 to 37 मिलियन स्क्वायर फीट नेट एब्जॉर्प्शन बढ़ी है, और उसका कारण मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो उसका मतलब कि नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, नई इंक्रीमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं युवकों को, और बेसिकली मार्केट का कॉन्फिडेंस बाउंस कर रहा है। अब उसको ज़मीन पे आते आते थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी रेजिडेंशियल की काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री है और उसको खर्च करते करते टाइम लगेगा, और अगले 1-2 साल में जब वो काफ़ी कंज्यूम होगा, उसके बाद जब डिमांड तेज़ी से आएगी तो देखना इसमें ज़रूर परिवर्तन नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि 2016 में आपको वो तस्वीर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो दो बहुत अहम पहलू होते हैं संजय। एक होते हैं कि जो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं सेक्टर को, तो आइए उनकी बात करते हैं, और रेजिडेंशियल की बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर है जो केवल इसलिए खरीदते हैं रियल एस्टेट के ये ध्यान रखते हुए कि इससे इनकी जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ेगी, उनके लिए क्या आउटलुक है आपके लिए? क्या आपको लगता है कि इस साल में, आने वाले साल में जो रिटर्न्स हैं जो काफ़ी लो रहे हैं पिछले 2-3 साल में, वो कुछ बढ़ेंगे? अगर इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर है, मतलब कि उसका बजट लिमिटेड है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है, बिकॉज मार्केट में मैक्सिमम उछाल उसी जगह का आता है जो प्राइम होती है, जहाँ पे सप्लाई कम होती है और वो महंगा होता है। तो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं एज इन्वेस्टर, तो उस जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आज की डेट में इतने कम दाम हो चुके हैं कि वहाँ पे कभी मौका ही नहीं मिलेगा फ्यूचर में, तो वो ज़रूर लें। दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है कि आदमी मीडियम टू लॉन्ग टर्म सोचता है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, लॉन्च होते हैं, तब लगाते हैं और 5 साल का व्यू लेके चलते हैं, क्योंकि 3-4 साल तो प्रोजेक्ट डिलीवरी में ही लग जाते हैं। अगर करना चाहते हैं तो वो ऐसी जगह में जाएं जहाँ पे प्रोजेक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं बहुत अच्छी हैं, डेवलपर प्रोफाइल बड़ा अच्छा है, और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ पे जो डिमांड है वो हाई है। वो स्पेकुलेटिव फ्यूचरिस्टिक लोकेशन में अगर नहीं जाएं, जहाँ पे रिटर्न बहुत ही पुअर हैं और आने वाले टाइम में भी शायद थोड़े कमज़ोर रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनको इन कंपैरिजन जो 2 साल में उनको रिटर्न मिला है, उसके मुकाबले में अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर बात करें संजय उन ग्राहकों की जो ये घर खरीदना चाहते हैं अपने लिए, रहने के लिए, उनकी जो अभी दुविधा है वो ये है कि क्या दाम और घटेंगे? क्या आपको लगता है कि कई जगहों में, और रियल एस्टेट में ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई एक यूनिवर्सल मार्केट नहीं होती है, हर जगह में अलग अलग एक मार्केट ही होती है अलग शहर की, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम एक एंड यूज़र की तरफ से देखें तो क्या आपको लगता है कि जो इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के कि मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में तो इतने ज़्यादा गिरे नहीं, हालांकि स्थिर रहे रेट्स, लेकिन ये अब मानता हूं कि इस साल और घट सकते हैं रेट, ऐसा हो सकता है क्या? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, राजाहाट, कलकत्ता, यहाँ पे दाम बिल्कुल कम नहीं होंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे। मार्केट्स यहाँ बॉटम आउट हो चुकी हैं। बाकी कुछ जगहें हैं जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा उसमें टाइम लगेगा सप्लाई को पूरा कंज्यूम होने में, तो वहाँ पे थोड़ा जो करेक्शन शायद हो सकती है अभी भी कुछ मार्केट में। चेन्नई में हो सकती है, बेंगलोर में हो सकती है, पुणे में भी हो सकती है, लेकिन इतना करेक्शन नहीं होगा कि शायद वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। मैं समझता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड यूज़र लेना चाहते हैं, बिटवीन नाउ एंड गुड़ी पड़वा नेक्स्ट ईयर बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी को लेने के लिए।
बहुत से सवाल भी आए हैं संजय। आइए अब धन दौलत में शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मुंबई से रोहित गुप्ता का ये सवाल हमें मिला है। ये मुंबई में 80 लाख के बजट में घर खरीदने की विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि आखिर किन लोकेशंस में इनको घर ढूंढना चाहिए। साथ ही पूछा है कि प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिहाज से क्या ये सही वक्त है या अभी और रुकना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से रियल एस्टेट में ज़बरदस्त सप्लाई आई है, इससे क्या कीमतों की बढ़ोतरी का सिलसिला ऐसे ही थमा रहेगा और क्या इनमें और गिरावट भी आ सकती है। लंबा सा सवाल है, लेकिन संजय मुंबई के बारे में स्पेसिफिकली ये पूछ रहे हैं। 80 लाख में चाहते हैं कुछ खरीदें, आप क्या एडवाइस देंगे इनको? बहुत ही कठिनाई वाला प्रश्न है। मुंबई में 85 लाख में टाउन में तो सिर्फ गैराज मिलते हैं, लेकिन अगर ये सिंगल हैं, शादीशुदा नहीं हैं, तो यकीनन 1 बेडरूम चेंबूर, मलाड या आउटर पेरिफेरियल लोकेशन, सबर्बन लोकेशन में, थाने में आपको जरूर मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी और अच्छे बिल्डर का मिलेगा। लेकिन अगर आपको 2 बेडरूम लेना है तो शायद आपको थाना डिस्ट्रिक्ट मुंबई बाहर ही जाना पड़ेगा या रायगढ़ में जाना पड़ेगा, पनवेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे कुछ उम्मीद है जहां पे आपको 2 बेडरूम मिल सकते। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है धन दौलत में। आज धन दौलत में रियल एस्टेट पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मुंबई से कुशमन एंड वेकफील्ड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय दत्त लगातार बने हुए हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल हमें दिल्ली से अमित भारद्वाज का मिला है। ये गुड़गांव में नौकरी करते हैं, जहां पर आजकल ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स की भरमार लगी हुई है। इनका सवाल है कि क्या अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स में निवेश का विकल्प अच्छा रहेगा या फिर इंदौर में अपने होम टाउन में ये एक प्लॉट खरीदें। संजय, देखिए, दिल्ली जो है बहुत ही स्पेकुलेटिव मार्केट है। यहाँ पे आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हो गई तो इन्वेस्ट करते समय तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जब बेचने जाएंगे तो बहुत दर्द होगा। तो अगर आप इंदौर में, जहाँ पे आप पूरे लैंडस्केप को अच्छी तरह समझते हैं और वो भी बहुत बड़ी इकॉनमी है और आने वाले टाइम में वो भी बढ़ेगी, तो लैंड लेना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स जो आ रही हैं संजय, ये क्या इन पे आपका क्या नज़रिया है? ये अच्छी हैं ज़्यादातर, क्योंकि कई जाने माने बिल्डर्स भी इनको लॉन्च करते हैं। इस पे आपका क्या नज़रिया है? अफोर्डेबल स्कीम्स बेसिकली टिकट साइज किस तरीके से आप अट्रैक्टिव बना दें कि वो अफोर्डेबल लगे, अभी तक तो मैं सिर्फ वही देखता आ रहा हूँ। अफोर्डेबल स्कीम्स ऐसी नहीं होती कि बहुत ही सस्ता मिल रहा है, जैसे गवर्नमेंट बॉडी ने, डीडीए ने या एमएमआरडीए ने बॉम्बे में निकाला है और वो लॉटरी लग गई है और बहुत ही सस्ते मिल चुके हैं आपको। अफोर्डेबल मतलब कि आपके बजट के हिसाब से किचन थोड़ा कम कर दिया, बेडरूम का साइज थोड़ा कम कर दिया, लिविंग रूम कम कर दी, बालकनी उड़ा दी और आपकी बजट में किसी तरीके से फिट कर दिया। बॉम्बे में तो कारपेट एरिया ही कम कर देते हैं, तो वो अफोर्डेबल बन जाता है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली लो कॉस्ट हाउसिंग की बात कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही एक सेगमेंट के लिए बना है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना है। वो एक जो एक सेगमेंट है उसके रहने के लिए बना है और वहाँ पे रिटर्न हो भी सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उतने रिटर्न नहीं बनेंगे जो कि एक प्राइम लोकेशन, प्राइम प्रोजेक्ट में नियर द सिटी आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में। सरकार ने संजय ये स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात की है और कई ऐसी सिटीज़ हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, कहीं और को आगे चलते हुए ये आइडेंटिफाई करते रहेंगे। क्या आप समझते हैं कि इन एरियाज़ पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टर्स को, खासकर कि यहाँ पर ये जो आपने पैरामीटर बताए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये एक अच्छा तरीका रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए कि इन पे नज़र रखें, ये स्मार्ट सिटीज़ कौन सी आ रही हैं और इनमें निवेश कर सकें? स्मार्ट कैपिटल वो होती है जो कि आपको एनुअलाइज बेसिस पे कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करे और इंटरेस्ट रेट को बीट करे, मतलब कि 12% रिटर्न एनुअली अगर दे सके। रियल एस्टेट में काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे रिटर्न्स लिए हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल में ये रिटर्न्स नेगेटिव ही गए हैं। तो स्मार्ट सिटी जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, शायद आने वाले टाइम में आपको रिटर्न दे, लेकिन वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप स्मार्ट कैपिटल को
लगाना चाहते हैं तो वो शायद स्मार्ट सिटी ना हो, बल्कि स्मार्ट लोकेशन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मैं समझूंगा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, आने के लिए धन दौलत पर और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी निवेश के किसी भी विकल्प जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या फिर कहीं और निवेश करना चाहते हैं तो उसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी की जरूरत हो तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। सवाल के साथ अपना फोन नंबर भी जरूर लिखें। धन्यवाद।